तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हमारे लाइफ की सबसे बेसिक, सबसे छोटी अगर कोई इकाई है तो वो कौन है? सेल्स होती है। इसका मतलब ये है कि बनाने वाला, हमारी बॉडी जो बनती है ना, किससे बनती है? स्ट्रक्चर मतलब कि सेल से बनी होती है। दूसरा फंक्शन, हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है ना सबसे छोटे लेवल पे, वो कौन कराने का काम करता है? सेल ही कराने का काम करता है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग ऑल लाइफ प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। कह रहा है कि ये अकेले ही सारे फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली अकेले ही परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो सेल है ये हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट नहीं है, बल्कि सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि ये अपने से सारी चीजें, सारे प्रोसेस को कर सकता है। वही सेम चीज मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिख दी है, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को या इवन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, उनके बुक्स में रहता है तो वो तो कॉन्सेप्ट तो हिंदी में ही लेते हैं, तो जिससे कि उनको कोई भी दिक्कत ना हो, आराम से वो इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ सके। तो उसका जीवन की मूलभूत संरचना और कार्यात्मक इकाई है। यह सबसे छोटी इकाई होती है जो सभी जीवन प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से, मतलब अकेले काम को कर सकती है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कौन होता है? सेल होता है। या फिर हम कहें कि सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन होती है? सेल होता है। तो सेल के बारे में आपको फिलहाल में इतना ही जानना है कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को संरचना देती है, मतलब आकार देने का काम करता है, सेल ही, इसलिए इसको हम संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कार्यात्मक मतलब कि हमारी बॉडी में कोई भी काम होता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम चीजों को उठा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं, इवन ये सारी चीजें कौन करने का, किससे हम कर पा रहे हैं? सेल से, इसलिए इसको हम कार्यात्मक इकाई से भी कहते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि सेल को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, तो आप सिंपली बता सकते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को संरचना देने का काम करता है, इसलिए ये संरचनात्मक इकाई है। क्योंकि ये हमारे बॉडी में रह करके हमारे बॉडी से काम करवाने का काम भी करता है, मतलब इसकी उपस्थिति में हमारी बॉडी किसी काम को कर पाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कार्यात्मक इकाई कहते हैं। सेल का यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, मैंने सभी स्लाइड्स में पिक्चर ऐड किए हैं, जिससे कि आप चीजों को क्या करते हैं? बेहतर ढंग से समझ सके। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की खोज कैसे हुई थी, किसने की थी? तो कोशिका की खोज सबको पता है कि रॉबर्ट हुक ने की थी, ये बेसिक से वो है जो कि सबको ही पता होता है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, कब की थी? 1665। ये इंपॉर्टेंट है कि 1665 की थी, जब उन्होंने एक पतली ताबूत जैसी लकड़ी, मतलब इन्होंने जब पेड़ को देखा, ट्री को देखा, उसके कार्क को देखा, तो उन्होंने इस तरह की संरचना पाई, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह की संरचना उन्होंने पाई, और इसको उस टाइम में उन्होंने छोटे छोटे रूम के रूप में कहा। ठीक है, नीचे देखा तो उन्होंने छोटे छोटे डब्बे जैसे संरचना देखी और उन्होंने कोशिकाएं कहा, उन्होंने उनको नाम क्या दिया? कोशिका दिया। ये डब्बे जैसी संरचना या छोटे छोटे रूम जैसी संरचना, और उसको उन्होंने सील दिया। इसे उन्होंने इस कारण कहा क्योंकि यह उन्हें मठ, मतलब कि मोनेस्ट्री के छोटे छोटे कमरे जैसे लगे, जैसे मैंने बताया ना कि इनको छोटे छोटे कमरे के जैसे लगे, इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा? सेल। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट कैप्चर करना है कि कोशिका की खोज किसने की थी, कब की थी? तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। जब उन्होंने देखा उसको तो वो उनको कैसे की तरह, किसकी तरह दिखे? छोटे छोटे डब्बे की तरह दिखे। ठीक है, या छोटे छोटे कमरों की तरह दिखे। ठीक है, और उस टाइम पे एक चीज समझ लीजिए, हुक ने केवल कोशिका की भित्ति को देखी, कोशिका भित्ति मतलब बाहर वाले पार्ट्स को देखा उन्होंने। ये जो बाहर वाला पार्ट है उन्होंने उसको देखा, कोशिका के अंदर के जीवित पदार्थ को नहीं देखा, उसके अंदर की। जब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने खोज की थी तो उन्होंने कोशिका के बाहर वाले पार्ट को देखा, अंदर वाले पार्ट को नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि डेड सेल। ठीक है, डेड सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। तो ये समझ लीजिए कि सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। या डेड सेल की किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। पीछे तो हम लोगों ने ये जान लिया कि डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब यहाँ पे इस स्लाइड में हम देखेंगे कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी। ठीक है, एंटोनियो ल्यूमेनहॉफ। ठीक है, रॉबर्ट हुक, ल्यूमेनहॉफ।
रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी, ल्यूमेन हॉक ने किसकी की थी, लिविंग सेल की खोज की थी। जीवित कोशिकाओं की खोज, सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज का अवलोकन एंटोनियन ल्यूमेन हॉक ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसने किया था, एंटोनियन ल्यूमेन हॉक ने किया था। कब किया था, 1674। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। अपने बनाए हुए साधारण सूक्ष्मदर्शी से, ये भी इम्पोर्टेंट है, कैसे किससे देखा उन्होंने, तो अपने द्वारा बनाए गए साधारण सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने तालाब के पानी में, इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे देखा, तालाब के पानी में, वर्षा के पानी और दांत की पपड़ी के छोटे छोटे जीव देखे। उन्होंने इन जीवों को सूक्ष्मदर्शी को एनिमा एनिमल्क्यूल्स कहा। क्या है कहा, एनिमल्स क्यूल, एनिमल्स क्यूल, एनिमल का क्यूल्स मतलब सूक्ष्म जीवों के छोटे छोटे पार्ट के रूप में उन्होंने कहा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने क्या कहा, तो एनिमल्स क्यूल कहा। ठीक है, आगे ल्यूमेन हॉक ने इस अवलोकन को दिखाया, ल्यूमेन हॉक के इस अवलोकन ने दिखाया कि कोशिका केवल खाली डब्बे नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था कि कोशिका खाली डब्बे होते हैं, लेकिन इन्होंने ये बताया कि नहीं, ये केवल खाली डब्बे की नहीं होते हैं, बल्कि इनमें जीव की प्रक्रिया और गति करने वाली जीवित सामग्री होती है। ठीक है, मतलब कि सेल रॉबर्ट हुक ने ऐसे बताया कि ये डेड होते हैं, डेड सेल, जैसे इसमें कुछ इसके अंदर नहीं होता है, लेकिन जब उसी का ल्यूमेन हॉक ने खोज किया तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, डेड सेल ऐसे नहीं होते हैं, डेड नहीं होते, बल्कि इनके अंदर क्या होती है, संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने और लिविंग सेल की खोज किसने की थी, एंटोनियो ल्यूमेन हॉक ने की थी। हाँ, ये भी पूछा जाता है कि सेल थियरी, तो सेल थियरी को देने का काम किसने किया था, उसमें 3 साइंटिस्ट थे। एक तो है स्लाइडेन। ठीक है, स्लाइडेन ने भी क्या किया था, स्लाइडेन जिन्होंने सेल थियरी दी थी। दूसरे हैं स्वान, स्लाइडेन, स्वान एंड विर्सो। इन तीनों लोगों ने मिलकर के सेल की थियरी दी थी। एडी 1839 में स्लाइडेन ने बताया कि सभी पौधे, ठीक है, उन्होंने बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्लाइडेन ने बस इतना बताया कि सभी पौधे के बारे में उन्होंने बात किया कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। वहीं 1855 में जब विंसो आते हैं, ठीक, उससे भी पहले अगर हम देखें 1855 से पहले 1839 में ही स्वान आए और उन्होंने कहा कि सभी जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्लाइडेन ने क्या कहा कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि स्वान ने कहा कि सभी जानवर क्या होते हैं, पौधों से बने होते हैं। और वहीं पे विर्चो ने जब आए तो उन्होंने कहा कि केवल पौधे और जानवर ही नहीं, बल्कि सारे पौधे और सारे जानवर, दोनों लोगों को जोड़ के इन्होंने बताया, जो स्लाइडन ने और स्वान ने कहा था उनको जोड़ के इन्होंने बताया विर्चो ने कि जीव जितने भी जीव हैं, जो भी जीवित चीजें हैं, सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए इनका जो थियरी ऑफ सेल होता है वो काफी पॉपुलर हुआ था। जोड़ा कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि सभी जीव हों या पौधे हों, वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बताई कि जो सेल होते हैं ना, वो अपनी पहले वाली कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने सेल डिवीजन पढ़ा है ना, कि एक सेल बढ़ता है तो क्या होता है, 2 सेल बनता है, फिर वही 2 सेल क्या बनते हैं, 2 सेल बनाते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि जो कोई भी सेल होता है ना, वो अपनी पहले वाली कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी बनाइए, ये सी और सी कोशिका को बनाइए, तो सी वाली किससे बनी होगी, अपने पहले की बी से बनी होगी। ये वाली बी किससे बनी होगी, अपने की ए से बनी होगी। तो वही उन्होंने कहा विर्चो ने कि सभी कोशिकाएं अपने पहले वाली कोशिका से मिलकर बनी होती हैं, जिसको मातृ कोशिका कहते हैं। ये भी जानते हैं, जो कोशिका किसी को पैदा करती है उसको मातृ कोशिका कहते हैं, मातृ कोशिका या मदर सेल कहते हैं। और जो कोशिका किसी से पैदा होती है उसको पुत्रिक कोशिका कहते हैं, पुत्रिक कोशिका, पुत्रिक कोशिका या डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, डॉटर सेल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मदर सेल और डॉटर सेल कोशिका, मातृ कोशिका और पुत्रिक कोशिका। ठीक है, अब थोड़ा सा हम टाइप ऑफ सेल्स के बारे में देख लेते हैं कि टाइप ऑफ सेल्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर होता है और एक क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है। ध्यान से देखिए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि 2 तरह के जीव हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं
जो एक कोशिका या एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और कुछ इस तरह के जीव होते हैं जो कि एक से अधिक कोशिका या तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे जो जो एक ही कोशिका या एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। ध्यान से देखिएगा, एक कोशिका या फिर एक ही प्रकार की कोशिका, एक ही प्रकार की कोशिका से अगर कोई चीज बनता है, कोई जीव बनता है, जीव है, पेड़ है, पौधे है, कोई भी जीव बनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव कहेंगे, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। वहीं अगर कोई जीव एक से अधिक कोशिका, एक कोशिका नहीं बल्कि एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनता है, या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे एक कोशिका है, मान लेते हैं एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है, आप फिगर से अच्छा समझ पाएंगे। यहाँ पे एक कोशिका है तो ये एक ही तरह का जीव बना रहा है ना, जबकि ह्यूमंस का एग्जांपल हम ले तो ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसमें हाथ है वो अलग काम करेगा, दिमाग है वो अलग काम करेगा, पैर है वो अलग काम करता है, उसकी किडनीज है वो अलग काम करती है, आईज है अलग काम करती है। तो इसमें बहुत सारे काम करने वाली चीजें हैं ना, डिफरेंट फंक्शन करने वाली है, इसलिए इसमें डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। इसलिए ह्यूमन को हम क्या कहते हैं? कि मल्टी सेलुलर कहते हैं। वहां पे आप थोड़ा सा एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल इज इम्पोर्टेंट। तो एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, यदि यही एक कोशिका जीव की सभी जीवन क्रियाएं करते हैं। ठीक है, एक ही कोशिका होने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ और काम नहीं करेंगे, वो पोषण नहीं करेंगे, श्वसन नहीं हो सकेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो एक ही कोशिका से सब कुछ अपना काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जीवाणु हो गया, यीस्ट हो गया, ये आप एग्जाम्पल्स लर्न करके रखेंगे, एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है। सेकेंड मल्टी सेलुलर, जैसे कि मैंने कहा मल्टी सेलुलर या फिर बहुकोशिकीय वो होते हैं जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, स्पेशली मानव। ठीक है, मानव भी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। जो एक कोशिका या एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है उसको हम एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर कहेंगे। जो जीव जंतु या पेड़ पौधे बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं या बहुत प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम थोड़ा सा टाइप की जब हमने बात की, तो टाइप में क्या होता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय आते हैं। क्यों? उनके सेल के नंबर्स के हिसाब से, और उसी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी आता है। दो चीज समझ लीजिए पहले यहाँ पे। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि दो तरह के सेल होते हैं। ठीक है, सेल के अभी टाइप्स के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दिया। पहले ये बता दें जिससे कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए। अभी मैंने सेल के बारे में पिछली स्लाइड में आपको बताया यहाँ पे कि दो तरह के जीव होते हैं। ठीक है, सेल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। तो ये किस प्रकार पे था? ये नंबर्स ऑफ सेल के हिसाब से। ठीक है, नंबर ऑफ सेल मतलब कि कोशिकाओं के नंबर के हिसाब से दो तरह के सेल होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, वहीं कोशिका के नंबर के हिसाब से न देख करके हम कोशिका में ये देखने लगे कि उसमें जो केंद्रक है उस पे झिल्ली है कि नहीं, तो भी क्या होंगे? दो तरह के सेल हो जाएंगे। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उस तरह के सेल होते हैं जिसके केंद्रक पे मतलब न्यूक्लियस जो होता है ना, ये वाला न्यूक्लियस, इस पे झिल्ली नहीं पाई जाती है। किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है, बीच वाला पार्ट जो होता है, उस पे स्पेशली क्या होती है? झिल्ली लगी होती है, एक पतली सी झिल्ली लगी होती है। तो अगर कोई सेल ऐसा है जिसके न्यूक्लियस पे जो बीच वाला भाग है उस पे झिल्ली नहीं लगी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे। अगर वही झिल्ली लगी हुई है उसके उस पे केंद्रक पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक। ये डिफरेंट होता है। कोशिका के नंबर के हिसाब से दो तरह के सेल होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, और कोशिका के केंद्रक के झिल्ली के हिसाब से भी दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल होता है जिसमें झिल्ली नहीं लगी होती है, यूकैरियोटिक
वो सेल होता है जिसके केंद्रक पे झिल्ली लगी होती है। बेसिक ये डिफरेंट है। और अपना नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक बढ़िया सी स्लाइड है विद पिक्चर्स, तो आप उससे बढ़िया से समझ के बना सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल एक कोश की होते हैं। ठीक है, एक चीज समझिएगा, जो प्रोकैरियोटिक है वो एक कोश की भी हो सकती है, बहुकोश की भी हो सकती है। उसी तरीके से यूकैरियोटिक जो है वो एक कोश की हो सकती है, बहुकोश की भी हो सकती है। डिपेंड ये नहीं करता है कि प्रोकैरियोटिक एक कोश की ही होगी या प्रोकैरियोटिक बहुकोश की होगी। जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक एक कोश की, बहुकोश की कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन केंद्रक देखेंगे। अगर केंद्रक पे झिल्ली नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक है, और केंद्रक पे अगर झिल्ली है तो वो यूकैरियोटिक है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, बच्चे हरदम इन्हीं चीजों को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल एक कोश की होती हैं और इनमें सच्चा केंद्रक नहीं होता है। सच्चा केंद्रक मतलब कि उसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, सेल के ऊपर डीएनए सॉरी केंद्रक के ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। कह रहा है कि इनकी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं। इनके जो डीएनए होते हैं ना, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में नहीं होते हैं। जैसे देख रहे हैं ये वाला, ये एक पूरा सेल है, ये बाहर वाला हमें जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा क्या है, सेल है। इसके अंदर क्या है, ये जो इसी को हम मान लेते हैं, ये इसका क्या है, वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन इसको इस वाले अंदर वाले को मैं, इसी वाला जो येलो अंदर दिख रहा है इसको मैं केंद्रक मान लेता हूँ। और ये जो बाहर ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना घुमा घुमा सा, इसको हम डीएनए का नाम देते हैं, डीएनए। तो अक्सर ये होता है कि जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है, ये जो ऐसे वाला येलो वाला पार्ट देख रहे हैं इसके अंदर डीएनए होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। तो दो चीजें जानिएगा, केंद्रक पे झिल्ली अगर नहीं है मतलब कि केंद्रक पे सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रोकैरियोटिक हो गया। दूसरा, उसका डीएनए अगर अंदर नहीं है तो भी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कहेंगे। और यही आप यूकैरियोटिक भी समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक क्या होता है, वो जिसकी केंद्रक पे झिल्ली पाई जाती है और डीएनए उसका केंद्रक के अंदर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ठीक है, नीचे भी वही सारी चीजें लिखी हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आप बार बार तो वीडियो नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक बार अगर देख करके वीडियो आप नोट्स बना लेते हैं ना तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नोट्स से कम ही पढ़ें क्योंकि थोड़ा थकान आ जाती है, तो वीडियो को आप प्ले करके आराम से लेट करके भी सुन सकते हैं, जिससे कि एक बेहतर तरीके से आप कम से कम कॉन्सेप्ट बन सके। अगले पे हम लोग चलते हैं यूकैरियोटिक। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और डीएनए उसके केंद्रक के अंदर नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, बस यही डिफरेंट है। यूकैरियोटिक में क्या होगा, केंद्रक झिल्ली मतलब कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। और दूसरा, इसमें डीएनए जो होगा ना वो केंद्रक के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। तो इस प्रकार का सीन अगर हमसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक क्या होता है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ऐसे सेल जिसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है और डीएनए उसका केंद्रक के अंदर ही होता है, उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसा सेल जिसका केंद्रक झिल्ली, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और जिसका डीएनए उसके केंद्रक से बाहर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स को बना सकते हैं। एकदम इजी तरीके से मैंने नोट्स को प्रिपेयर किया विद पिक्चर कि आप चीजों को देख करके समझ सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने कर दिया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंट होता है। देखिए इसमें पहले न्यूक्लियस के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है जैसे कि मैंने बताया, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक क्या होता है, मौजूद होता है। पहला डिफरेंट ये हो गया। दूसरा, ऑर्गेनल्स मतलब कि उनके पार्ट्स के बारे में हम देखें तो झिल्लीबद्ध अंग होता है। इसमें जितने भी अंग होते हैं क्या होते हैं, झिल्लीबद्ध होते हैं, उनके ऊपर एक कवर लगा होता है। ठीक है, हाँ इसमें अंग नहीं होते हैं, सॉरी इसमें अंग नहीं होते हैं, झिल्ली नहीं होती, केंद्र की झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके केंद्र की क्या होती है, झिल्ली मौजूद होती है। ठीक है, तीसरा, साइज के अकॉर्डिंग देख लें तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, उनके कंपैरिजन में बड़े होते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सिंपल होते हैं और एक कोश के होते हैं, ध्यान देना, सिंपल होते हैं और एक कोश के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक क्या होते हैं, जटिल होते हैं, एक कोश या बहुकोश के दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक नोट्स अपना तैयार कर लीजिएगा। देखिए ये प्रोकैरियोटिक है
ठीक है, इस पे झिल्ली नहीं है, इसके बाहर झिल्ली नहीं है, जबकि ये यूकैरियोटिक है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ना प्लास्टिक की तरह, ये जो पानी की तरह दिख रहा है ये झिल्ली है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जैसा कि हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, एक कोशिकीय होंगे। जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे वो क्या होंगे, एक कोशिकीय होंगे, जबकि यूकैरियोटिक क्या होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो सबको पता है ना कि एक कोशिकीय होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है, दूसरा है हाँ साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया ये भी एक कोशिकीय होता है, जिसको हम नीला शैवाल के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के नाम से कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी एक कोशिकीय हैं। जबकि ह्यूमन सेल की हम बात कर लेते हैं और प्लांट सेल की बात कर लेते हैं, तो ये बहुकोशिकीय होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। तो एक कोशिकीय वाले को हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय वाले को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक, और वहीं बहुकोशिकीय वाले को क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय वाले को हम कहेंगे यूकैरियोटिक। ठीक है, बहुकोशिकीय। ठीक है, बस ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करनी है। अब आगे की पॉइंट हम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा फिगर दिया गया है, जिससे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सेल इसी की तरह होता है, एक सर्कुलर होता है, यहाँ पे थोड़ी ट्रांसपेरेंट करके दिखाया गया है। एक सेल होता है, सेल के चारों तरफ इस तरीके से क्या होती है, जैसे देख रहे हैं ना पानी की तरह आप होते, इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है। इसके अंदर सेल के काफी ज्यादा क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। इनकी जो सेल होते हैं ये बाहरी आवरण होता है, ये पूरे को हम सेल कहेंगे। इसमें सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम बस बताना चाहते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, जिनको आगे चल के हमको डिटेल में पढ़ना है। तो सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। सेल वॉल, ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है, ये एनिमल कोशिका में, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जीव कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका द्रव्य, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। न्यूक्लियस, ये जो केंद्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियाई, केंद्रक के अंदर जो चीजें होती है उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, माइक्रोकांडिया है, प्लास्टाइड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, वैक्यूलोइड्स है, जैसे कि हिंदी में भी नाम आप इसके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कोशिका के अंग कहे जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका की संरचना कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर के कोशिका बनाती हैं। तो ये बेसिकली कोशिका की संरचना रही, ये पूरे को कोशिका कहेंगे, और इसके अंदर ये छोटे छोटे क्या है, इसके पार्ट है, जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है। आगे हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करें। सेल मेम्ब्रेन, अगर हम ध्यान से देखें, इसको मान लेते हैं, ये जो फिगर है इसमें सेल क्या, ये कोशिका है, ये पूरा क्या है, एक कोशिका मान लेते हैं कि एक कोशिका है। तो इसके ऊपर ये देखेंगे अंदर को ये एक गोल आकृति का जो बनाए हुए है, पूरे पानी की तरह है कि नहीं, एक बॉल की तरह पानी इसको घेरा हुआ कि नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, लेकिन पानी की तरह जो घेरा हुआ ना उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और हिंदी में कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आउटर जो लेयर होता है, और ये 3 लेयर में मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो ये कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होता है, ये 3 लेयर में मिलकर बने होते हैं। पहला और आखिरी किसका बनना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और जो बीच वाला होता है ये लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, लिपिड, लिपिड का बना होता है। और ये वाला किसका बनता है, प्रोटीन का बना होता है। पहला और आखिरी किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रिविजन लगा लेते हैं। कुछ पदार्थ का प्रवेश और निकास नियंत्रित करता है, पहला इंपॉर्टेंट था। जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या होता है, एक पारदर्शी जो चीज होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर और इसके बाहर किन चीजों को अंदर लेना है, किन चीजों को बाहर लेना है, ये भी कौन काम करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, हमारे सेल को सुरक्षा भी प्रोवाइड करने का काम, सुरक्षा भी प्रदान करने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। और कोशिका को आकार देने का काम भी कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। तो ये चीजें हैं जिसको आपको जानना है कि ये बेसिकली 3 काम को कर रहा है। पहला कि कौन सी चीज अंदर आएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी, सेल मेम्ब्रेन करेगा। सेल को सुरक्षा प्रोवाइड करने का, क्योंकि सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे और नाजुक चीजें होती है ना, जैसे उनके पार्ट्स हो गए,
तो वो टकराने से टूट भी सकते हैं। तो सुरक्षा भी प्रदान करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। तीसरा, कोशिका को आकार देने का काम करता है। यहाँ पे संरचना इसकी देख लीजिए आप, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इंग्लिश में है, हिंदी में भी मैंने चीजों को लिख लिया है। कोशिका झिल्ली एक पतली और लचीली परत होती है, पतली और लचीली परत होती है जो कोशिका को घेरे रहती है। इसे फ्लूइड या मोज़ेक मॉडल द्वारा समझाया गया है। ठीक है, इसको फ्लूइडल या मोज़ेक मॉडल द्वारा समझाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि फास्फोलिपिड, जैसे मैंने कहा ना कि ये लिपिड होता है, कि दोहरी परत और उसमें एम्बेड प्रोटीन से बनी होती है। मैंने बताया कि बाहरी ये 3 परत से मिलकर बनी होती है। जो पहला परत और आखिरी परत, एकदम बाहर वाला एकदम अंदर वाला, प्रोटीन का बना होता है, और जो बीच वाला होता है किसका बना होता है? लिपिड। लिपिड मतलब कि फास्फोलिपिड से बना होता है। आगे हम देखें तो कोशिका भित्ति, जैसा कि मैंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आपका तो एनिमल में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन आपका कहाँ पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल में पाया जाता है, मतलब जीव जंतुओं में पाया जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं वहां पे कौन पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल वॉल आपका कहाँ पाया जाएगा? ये पौधों में पाया जाएगा। ये देखिए सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन क्या था? बाहर वाला हिस्सा था ना सेल, उसके अंदर सेल के काफी सारे पार्ट्स रह रहे थे। उसी तरीके से ये सेल वॉल भी, उसका भित्ति भी क्या होती है? सेल की बाहर वाली, ये वाली देखिए जो बाहर वाला दिख रहा है ना गोला सा, इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये काम क्या करता है? अकोरेंस एब्सेंट इन द एनिमल सेल। कहाँ पे ये होता है? एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है, मतलब बस प्लांट सेल में पाया जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर से, और तीसरा इसका फंक्शन क्या क्या होता है। फंक्शन यहाँ पे दिखाया गया है कि शक्ति और सहारा देता है। जैसे पेड़ के बाहर वाले जो छाल होते हैं वो क्या करते हैं? पेड़ को शक्ति देने का काम करते हैं ना, तो उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं, बाहर वाले पार्ट को। जैसे नहीं दिखे, पेड़ को अगर काट दिया जाए तो ऐसा ही दिखेगा ना, ये जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है इसी को क्या कहेंगे हम? कोशिका भित्ति कहेंगे। और इसी के अंदर कोशिका के जो ऑन पार्ट होते हैं वो होते हैं। दूसरा, यांत्रिक चोट से बचाता है। जो चोट लोग मारते हैं ना, जैसे हमें पेड़ पे मार दिए, कुछ और कर दिए, तो पेड़ को चोट से भी बचाने का काम करता है। और तीसरा, कोशिका को आकार देने का काम करता है। ये तीनों काम कौन करता है? सेल वॉल करता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किसी भी सेल के अंदर जो पानी भरा होता है, ठीक है, पानी की तरह जो चीजें भरी होती हैं उसको फ्लूइड या प्लाज्मा कहते हैं। और इसलिए इसको साइटो, साइटो मतलब क्या होता है? सेल, प्लाज्मा मतलब क्या होता है? प्लाज्मा। सेल के अंदर जो प्लाज्मा होती है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, शॉर्ट में ये समझ लीजिए। सेल के अंदर जो प्लाज्मा भरी होती है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, या सेल के अंदर जो ये पानी फ्लूइड भरा होता है इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ थोड़ा देख लीजिए फंक्शंस क्या करता है। केमिकल रिएक्शन करने का काम करता है। ठीक है, ये केमिकल को क्या करता है? रिएक्शन करने का काम करता है। अंगों को सहारा देने का काम करता है, और कोशिका के भीतर पदार्थ में परिवहन करने का भी काम करता है। केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन अंगों को सहारा कैसे देता है? जैसे अगर मैं एक सेल ले लूं, एक बैग ले लूं, बैग के अंदर मैं बहुत सारी चीजें भर लूं जो कि शीशे की हो, शीशे का ग्लास भर लूं, शीशे का लोटा भर लूं, छोटे छोटे स्पून्स भर लूं और कटोरी वगैरह भर लूं। और मैं अगर झूले को लेके, बैग को लेकर के बिना डरे फटाफट फटाफट जल्दी चलता जाऊं तो वो टूट जाएगा कि नहीं? टूट जाएगा ऑब्वियसली। तो उसमें क्या होता है? सेम वही चीज यहाँ पे सेल में होता है कि सेल में हम पानी इसलिए भर के रखते हैं कि जिससे आपस में वो टकराए ना, टकराने से वो टूट सकती है। इसलिए फ्लूइड भरा होता है कि सेल की जो छोटे छोटे सेल के अंदर के जो पार्ट है, जैसे क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइक्रोकांडिया हो गया, गैल्गी बॉडी हो गया, तो ये सब आपस में टकरा के टूटे ना, क्षतिग्रस्त ना हो, इसलिए साइटोप्लाज्म क्या करता है? उनको बचाने का भी काम करता है, इसलिए अंगों को सहारा देने का काम करता है। ये परिवहन का भी काम करता है। ठीक है, परिवहन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को पहुंचाने का काम। जैसे डीएनए ने खाना बना दिया, अब डीएनए ने तो खाना बना दिया, अब गाल्गी बॉडी तक के जब पहुंचेगा तभी तो गाल्गी बॉडी बॉडी के दूसरे पार्ट में उस खाने को पहुंचाएगी। तो यहाँ से जो माइक्रोकांडिया से यहाँ तक गाल्गी बॉडी तक ले जाने का काम कौन करेगा? फ्लूइड ही तो करेगा, पानी से ही तो तैर के जाएंगी ना। फिर यहाँ से बाहर जाने का काम कौन करेगा? फ्लूइड ही कराएगा। तो इस तरीके से ये काम को करता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम 3 चीजें पाई जाती है। डीएनए क्या होता है?
सेल, ये सेल जो है, सेल के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, डीएनए। जैसे ये क्या है, डीएनए, ये सबसे मेन भी होता है किसी भी सेल में, कह सकते हो सेल का ब्रेन जो होता है डीएनए होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या क्या होता है, इसमें अच्छा ये बना किसका होता है, ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियस डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसमें डीएनए, आरएनए, ठीक है, और क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, तो ये तीनों चीजें पाई जाती हैं किसमें, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस काम क्या करता है, ये कंट्रोल ऑल सेल्स, पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कोई चीज गाजी बॉडी से जो कहेगा वो काम करेगी। माइक्रोकांडिया कह देगा, मान लो माइक्रोकांडिया खाना को नहीं बना रही है, जस्ट वो रूट दीजिए, तो उस कंडीशन में क्या कहेगा, ये कहेगा कि जाओ खाना बनाओ, तो उसको करना ही पड़ेगा। और नहीं करेगा तो उसमें लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम से कहेगा ठीक है तुम इसको मार दो, तो लाइसोसोम उसको मार देगा। मतलब सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं काम करने वाले, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको मास्टर भी कहते हैं, ठीक है, सेल का मास्टर। तो कंट्रोल ऑल सेल्स, स्टोरेज जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो हमारे डीएनए केंद्रक होता है उसी में हमारा डीएनए होता है, ठीक है। और प्रोड्यूस राइबोसोम, तीसरा इंपॉर्टेंट काम कि राइबोसोम भी बनाने का काम कौन करता है, केंद्रक काम करता है। तो ये तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये तीन काम केंद्रक करता है। एग्जाम में अगर आप इतना इतना ही लिख देंगे ना तो बहुत है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही चीजें पूछे जाती हैं। ध्यान से देखिए, उसी चीज को यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया है कि कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करता है केंद्रक, ठीक है। डीएनए अनुवांशिक सामग्री जो होती है, डीएनए ना, क्योंकि एक पिता माता से उसके बच्चे में जो भी गुण आते हैं वो डीएनए के माध्यम से ही आते हैं। तो जो आनुवंशिक सामग्री होती है डीएनए, उसको भी संग्रहित करने का, बचा के रखने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। और तीसरा न्यूक्लियोइड राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम भी बनाने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। ये तीन चीजें न्यूक्लियस करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी कम यूज होगा और आराम से आप चीजों को सीख भी पाएंगे। और जितनी पॉइंट मैंने दी है उससे ज्यादा एक भी चीज आने वाली नहीं है, और उतना से ही आपका काम पूरा चल जाएगा, ठीक है। देखिए माइक्रोकांडिया और प्लास्टिड क्या होता है। माइक्रोकांडिया जैसा कि मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में कि माइक्रोकांडिया कह सकते हो कि पूरे सेल के अंदर खाना बनाने का काम, ठीक है, कौन करता है, माइक्रोकांडिया करता है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे माइक्रोकांडिया है, देख सकते हैं कि ये पूरा सेल है, सेल के अंदर क्या है, माइक्रोकांडिया है, छोटी छोटी क्या है, माइक्रोकांडिया। एक ही को हम मानते हैं कि एक ही माइक्रोकांडिया है। ये क्या काम करेगी, खाना बनाने का काम करेगी। खाना बनाएगी तो सेल्स के अलग पार्ट को और हमारी पूरी बॉडी को क्या होगा, एनर्जी मिलेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस एटीपी, ये एटीपी को बनाने का काम करता है। और डबल मेम्ब्रेन स्मूथ, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हरदम पूछा जाता है कि कोशिका का कौन सा वो भाग है जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, तो माइक्रोकांडिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो ये मैंने बोला ना, ये स्लाइड अगर आप पढ़ लेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी काम चल जाएगा। आगे हम देखते हैं ये काम को और क्या करता है, प्लास्टिड। हाँ एक चीज देखिए कि जो माइक्रोकांडिया होता है ये किसमें खाना बनाने का काम करता है, जंतु में। जबकि प्लांट एंड एल्गी में खाना बनाने का काम कौन करता है, प्लास्टिड करता है। वहां पे माइक्रोकांडिया खाना बनाने के लिए नहीं पाया जाता है। हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, मतलब कि मानव के अंदर खाना बनाने का काम माइक्रोकांडिया कर लेती है, लेकिन वहीं प्लांट और एल्गी में खाना बनाने का काम माइक्रोकांडिया नहीं करती है, बल्कि कौन करता है, प्लास्टिड करता है। सेम काम होगा। अब देखिए प्लास्टिड कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। जैसे पौधे ग्रीन, पूछा जाता है कि पौधे ग्रीन किसकी उपस्थिति में होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट था, ये क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरफुल होता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे पकने फल का पकने के बाद रंग हरा से दूसरा क्यों हो जाता है, जैसे लाल, पीला या नीला, बैगनी, कुछ भी क्यों हो जाता है। या फिर पत्तियों का रंग हरे से पीला क्यों हो जाता है, किसकी उपस्थिति में, तो क्रोमोप्लास्ट की। कोई भी पौधे का कोई भी पार्ट जब हरे से दूसरा रंग बदलता है तो वो किसकी उपस्थिति में करता है, क्लोरोप्लास्ट। जैसे
स्टार्टिंग में जो टमाटर होता है वो क्या होता है, हरा होता है, लेकिन पकने के बाद वो लाल कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट था अब चेंज होके क्रोमोप्लास्ट में हो जाता है, परिवर्तित हो गया, इसलिए उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। कोई भी फल अपना रंग कैसे बदल लेता है? जैसे मैंगो को ले लेते हैं, आम स्टार्टिंग में ग्रीन होता है लेकिन बाद में चल के वो कैसा होता है, येलो। कैसे? क्यों? क्योंकि पहले जो उसका क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन था अब चेंज होकर के क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक है, ये प्लांट्स में ही होता है, आदमी का तो रंग नहीं बदलता है ना, नहीं, तो इसलिए इसमें प्लास्टिक नहीं पाई जाती है। तो तीसरा है यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये कलरलेस होता है, स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन एंड फैट्स। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। जैसे एक चीज समझिए, आप कोई भी फल लेते हैं, आम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, या कोई भी फल ले लेते हैं, जैसे फल का ऊपर से तो रंग होता है, बहुत ऐसे फल, जैसे आम स्टार्टिंग में कच्चा हरा था तो उसमें क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट पाया गया। आम बड़ा हुआ, पक गया, ऊपर से देखने में क्या है, पीला हो गया, तो अब इसमें क्रोमोप्लास्ट हो गया। लेकिन कभी कभी बहुत ऐसे फल होते हैं जो हरे से कलरफुल हो गए, लेकिन कलरफुल होने के बाद भी जब आप अंदर से खाते हैं ना तो अंदर उनके कोई रंग नहीं होता है। तो वो कौन सी चीज होती है जिसका कोई रंग नहीं होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये क्या काम करता है ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट ये काम करता है कि जो खाने होते हैं, जो भोजन वगैरह होता है, जो फोटोसिंथेसिस में बनता है, तो बाकी तो चीजें फोटोसिंथेसिस के द्वारा रूट को, प्लांट को, सूट को प्रोवाइड करा दिया जाता है, लेकिन जो खाना बच जाता है उसको क्या किया जाता है कि ल्यूकोप्लास्ट से कलेक्ट कर लिया जाता है, और वो कलेक्ट करते करते वो प्लांट का एक पार्ट उभर जाता है जिसको हम फल के नाम से जानते हैं, और वही फल हम खाते हैं। ठीक है, तो जो हम फल में क्या खाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स खाना अपने लिए बनाते हैं, बचने के बाद वो रख देते हैं, उसे कलेक्ट होते होते वो फल का आकार लेता है, ल्यूकोप्लास्ट उसको इधर कलेक्ट करता है, बाद में उसको हम लोग खा लेते हैं। ये काम सभी प्लांट में अलग अलग होता है। जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनकी डालियों पे फल लगते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जड़ों में फल लगते हैं, जैसे आलू का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि कलेक्ट करने का काम करता है, और उसको मानव क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, चीजों को डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। पौधे कच्चा है तो उसमें क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर का है तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। कोई भी दुनिया की चीज अगर हरी है तो उसमें क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा, अगर उसका कलर चेंज हो गया तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अगर फल की बात करें तो मतलब कि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, कलर लेस होता है और स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी एपर्चर। ठीक है, मतलब कि गाल्जी यंत्र, गाल्जी बॉडीज को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हाँ एक चीज समझ लीजिए कि ये सभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल के ही अंदर के पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबको, सेल मेम्ब्रेन ऊपर का था, माइक्रोकार्निया हमने पढ़ा, गाल्जी बॉडी हम पढ़ रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट क्या होता है, रफ होता है, बहुत ही ज्यादा रफ होता है, और दूसरा पार्ट एकदम से सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो जो रफ वाला पार्ट होता है ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। और ये सॉफ्ट वाला पार्ट है ये फैट बनाता है। क्या बनाता है, फैट। फैट मतलब वसा। ठीक है, और प्रोटीन का तो मतलब पता ही है आपको। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल का एक ऐसा पार्ट है जो कि प्रोटीन और फैट, जबकि प्रोटीन और वसा बनाने का काम करता है, जो कि दो भागों में डिवाइड होता है। एक रफ वाला पार्ट जो कि प्रोटीन बनाता है, और दूसरा फैट वाला मतलब कि सॉफ्ट वाला पार्ट जो कि वसा को बनाने का काम करता है। यहाँ पे देखिए दोनों टाइप लिखे गए हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि राइबोसोम मौजूद होता है इसमें, और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसमें राइबोसोम नहीं होता है, और ये वसा का संश्लेषण करता है। इसमें राइबोसोम होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। गाल्जी बॉडी की बात हम करें तो गाल्जी बॉडी क्या काम करता है, जैसे हमारी सेल, हमारी जो बॉडी है उसके हर एक जगह सेल्स होते हैं, और हर एक जगह सेल्स की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ अभी मैं दौड़ने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ, तो दौड़ते हुए हमारे बॉडी के किस पार्ट का सेल ज्यादा लॉस हो रहा होगा,
खत्म हो रहा होगा पैर के, तो हमारे हाथों में या शोल्डर में या हमारे पेट में जो सेल्स है वो तो फालतू में बचे ना, फ्री में बचे ना, तो हमारे पैर को जरूरत है, तो यहाँ से सेल वहां पे जाएंगे। तो इन सेल को ले जाने का काम कौन करता है? गाजी बॉडी करता है। हमारे सेल के अंदर रह करके सेल को ड्राइविंग करने का काम, सेल को चला करके वहां तक जहां पे उसकी जरूरत है ले जाने का काम कौन करता है? गाजी बॉडी करता है। और ये देखिए यहाँ पे बस इसके लिए एक चीज पढ़ लीजिए, ये पैकेजिंग और परिवहन का काम करता है, मतलब कि ड्राइविंग करने का, एक जगह से दूसरी जगह तक सेल को ले जाने का काम कौन करता है? ठीक है, ये गाजी बॉडी करता है। और दूसरा पैकेजिंग का भी काम करता है, चीजों को कलेक्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, ये दो काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम एंड राइबोसोम। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम अब राइबोसोम, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ना, लाइसोसोम जो होता है ना, ये इसको हम आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। रीजन क्या होता है? जैसे हमारे सेल्स, जैसे मैंने अपने हाथ पे ऐसे ही मारा तो हमारे सेल्स में सेल्स कुछ खत्म हो गए। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिसके एक सेल का क्या हुआ होगा, एक सेल का पूरा पार्ट नहीं खत्म होकर के थोड़ा सा आधा पार्ट टूट गया होगा, जिसमें हो सकता है सेल्स के कुछ पार्ट, जैसे सेल के अंदर तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन अगर आधा ये टूट गया तो इसमें से 2-4 सेल तो सारे सेल के पार्ट तो खत्म हो गए ना। जैसे मान लेता हूँ कि माइक्रोकांडिया टूट गए, सेल में से माइक्रोकांडिया टूट गया, तो अब तो ये सेल खाना बना ही नहीं पाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा, तो इस धीरे धीरे इसमें क्या होगी, सड़न पैदा हो जाएगी। और एक सेल सड़ेगा, फिर टच में दूसरा सेल रहेगा, वो भी सड़ेगा, तीसरा सड़ेगा, चौथा, ऐसे हमारे बॉडी में सड़न पैदा हो जाएगा। तो लाइसोसोम क्या करता है ना, लाइसोसोम जब देखता है कि कोई बॉडी का मतलब हमारे सेल के पूरे का कोई एक पार्ट फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप को क्या करता है, अपने आप को ऐसे फाड़ लेता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिससे कि वो पूरा सेल ही क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहां से खत्म हो जाता है। और बगल वाले जो सेल होते हैं सेल डिवीजन से वो क्या करते हैं, नए नए सेल बना लेते हैं। तो ये काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है जिसमें पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, और ये अपने आप को, इसको और क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से भी जाने जाते हैं। मैंने फंक्शन इसका समझा दिया कि ये सेल्स को खत्म करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको हम आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा यहाँ पे राइबोसोम। राइबोसोम ये बिना झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। इसमें आरएनए और प्रोटीन से बने, ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। क्या? प्रोटीन बनाने का काम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रोटीन बनता है, तो एक तो डीएनए में बनता है। कहाँ पे बनता है? डीएनए में बनता है। दूसरा हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी तो पढ़ा, वहां पे भी प्रोटीन बन रहा था, उसके रफ वाले पार्ट में। और तीसरा हमारा राइबोसोम में भी प्रोटीन बनने का काम करता है। तो ये ध्यान दीजिए, पूछता है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन कहाँ पे बनता है, तो 3 जगहों पे बनता है, डीएनए में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल, देखिए वैक्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि नॉर्मल मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि घर पे आप कोई भी खाना बनाते हो, दाल हो, चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसको बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। हाँ, पुश पड़ती है। तो उसी कंडीशन में, या फिर आप काम करते करते थक जाते हो तो आपको पानी की जरूरत पड़ती है पीने के लिए। हाँ, पुश पड़ती है। तो इसी तरीके से सेल में पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक अलग से सेल का पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। जैसे अन्य पार्ट होते हैं ना, ऐसे या तो सेल बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है, गाल्गी बॉडी हो गया, माइक्रोकांडिया हो गया, और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। ऐसे ही एक होता है वैक्यूल। क्या होता है? वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं? पानी भरे हुए होते हैं। ठीक है, और जब भी किसी और पार्ट को पानी की जरूरत होती है, या माइक्रोकांडिया को पानी की जरूरत होती है, या सेल मेम्ब्रेन को पानी की जरूरत है, या पूरे सेल को पानी की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे उसकी जरूरत को पूरा कौन करता है? वैक्यूल ही करता है। बेसिकली इसका काम यही होता है। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। पानी पोषक तत्व और कचरा संग्रहित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पानी संग्रहित करता है, पोषण तत्व भी संग्रहित करता है, और कचरा भी संग्रहित करता है। ठीक है, जो कचरे वगैरह होते हैं, जैसे सेल
जैसे घर में होता है ना, घर कितना भी अच्छा क्यों नहीं है, लेकिन अगर साफ सफाई न रखी जाए तो सारी चीजें गंदी दिखती हैं। तो पूरे सेल को साफ करके अपने अंदर रखने का काम भी कौन करता है, वैक्यूम करता है। ठीक है, तो कचरे को भी संग्रहित करने का काम करता है। पोषण तत्व भी इसी के पास होते हैं, क्योंकि किसी को बस पानी दोगे तो ठीक ठाक लगेगा, लेकिन उसके साथ में अगर थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक दे दोगे, उसमें कुछ और मिला करके दे दोगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है कि पोषण तत्व होते हैं, तो जब ये पानी किसी सेल के पार्ट्स को देता है, सेल मेम्ब्रेन को या किसी को देता है, तो उसमें वो क्या करता है कि थोड़ा सा पोषक तत्व भी मिला के देता है, जिससे कि एनर्जी मिलने का काम हो जाता है। नेक्स्ट है, करेक्ट, पौधों में बड़ी केंद्रक वैक्यूल टर्नल ट्यूशर की तरह होता है। वैक्यूल्स तो दो काम होते हैं, जंतु कोशिका में क्या काम करता है, पानी को संग्रहित करने का काम करता है। वही पादप कोशिकाओं में क्या होता है, पादप, आप देखोगे ना कि जो जल में रहने वाले पेड़ पौधे होते हैं वो तैरते रहते हैं, उनकी डालियां भी तैरती है। रीजन क्या होता है, इसमें वैक्यूल, वैक्यूल मतलब कि खोखला जगह, खोखला जगह। इसमें क्या होता है, खोखला जगह में यहाँ पे तो एनिमल जंतु वाले में क्या भरा होता है, वाटर भरा होता है, लेकिन जब प्लांट में हम जाते हैं तो प्लांट के वैक्यूल में क्या भरा होता है, एयर भरा होता है। क्या होता है, एयर भरा होता है। इसलिए उनकी डालियां क्या होती हैं, हल्की होती है और पेड़ के ऊपर क्या करती हैं, तैरती हैं। क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति में पेड़ जल के ऊपर तैरते हैं, या ऐसे पूछ देता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, जैसे कमल जल पे क्यों तैरता है, तो रीजन क्या होता है, वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल ही उनके डालियों का खोखला, डालियों में खोखला स्थान बना के रखता है, जिससे कि हवा उसमें भरी रहती है और वो आराम से तैर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या करता है बेटा, सेल डिवीजन का काम करता है। जैसे एक सेल है, नॉर्मल सी बात है ना कि अगर हमें वृद्धि करना है, हमें बड़ा होना है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा होते होते क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। कैसे होता है, सेल डिवीजन से। पहले मान लेते हैं कि एक छोटा बच्चा माँ के पेट में रहता है तो एक कोशिकीय रहता है, डिवाइड होगा, दो बनेगा, फिर दो से चार बनेगा। ठीक है, फिर चार से ये दो बना लेंगे, ये दो बना लेंगे। अगर समसूत्री विभाजन हो रहा है तो अभी हम लोग समसूत्री अर्धसूत्री आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रोसोम क्या काम करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि देख रहे हो सेल बट रहा है ना, तो इन सेल को बांट करके एक से दो करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, हाँ, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम एक होता है। एक तो सेंट्रोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है, वो अनुवांशिक गुणों को रखता है, लेकिन ये जो सेंट्रोसोम होता है वो सेल को डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सेंट्रोसोम एक कोशिकांग है जो केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह केंद्रक के पास स्थित होता है। केंद्रक के पास क्यों रहेगा, क्योंकि तभी तो सेल डिवीजन कर पाएगा ना, कोशिका विभाजन कर पाएगा। इसके अंदर बेलनाकार संरचना होती है जिसे सेंट्रिओल्स कहा जाता है। सेंट्रिओल कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल्स तंतुओं फाइबर का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट, किसका निर्माण करता है, फाइबर का निर्माण करता है। और कोशिकाओं को आकार देने का भी काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। तो जितनी हाईलाइटेड मैंने चीजें लिखी है उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ऊपर इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ने के बाद इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड देन यू कैन रीड आल्सो इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, यहाँ से हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल कैसे डिवाइड होता है। ने ये देखा कि सेंट्रोसोम क्या कर रहा है, सेल को डिवाइड करने का काम कर रहा है। तो सेल डिवीजन होता कैसे है या होता क्यों है, ये जरूरी है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, कोशिका विभाजन एक मूलभूत जैविक प्रक्रिया है। मूलभूत जैविक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका अपनी प्रतिलिपि बनाती है। प्रतिलिपि मतलब कि अपनी जैसी कोशिका बनाती है। यह जीवों के विकास, ठीक है, मतलब कि ग्रोथ के लिए, मरम्मत रिपेयर के लिए एंड प्रजनन रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, तो ग्रोथ के लिए, ध्यान से समझ लीजिए, कोशिका विभाजन क्या है या कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। तो ये होगा कि ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, जैसे हमारे हाथ पैर में सेल वगैरह अगर टूट गया, एक से दो सेल खत्म हो गए, तो बगल वाली कोशिका विभाजन करके तो नए सेल बनाएंगे ना। हाँ, तो रिपेयरिंग के लिए और प्रजनन के लिए, पैदा करने के लिए सेल डिवीजन की जरूरत होती है। सेल डिवीजन इसी तरीके से होता है। यहाँ पे एक सेल हो गया, मान लेते एग्जाम्पल,
एक सेल के अंदर का इस तरह से हुआ, ऐसे हुआ, इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ, फिर एक सेल जाकर के दो सेल में बन गया। तो इसको कोशिका विभाजन कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। मिटोसिस, माइटोसिस ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, अभी बस हम ये देख रहे हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है, आगे देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। एक होता है मिटोसिस, ध्यान से देखिएगा, एक क्या होता है मिटोसिस। मिटोसिस को हिंदी में हम कहते हैं मिटोसिस को हम हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। मिटोसिस मतलब कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। समसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें कोई भी कोशिका, मान लेता हूं मैं ये एक कोशिका है, ठीक है, जिसमें कोई भी एक कोशिका टूट करके अपने ही समान दो कोशिकाओं को बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। जैसे कि ए है, तो ए अगर टूटेगा तो ए और ए ही बनाएगा, ये भी दोनों ए अगर टूटेंगे तो ये भी क्या बनाएंगे, ए और ए ही बनाएंगे, तो अपने ही समान बना रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन, मतलब कि माइटोसिस कहेंगे, ठीक है। दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, जैसे एक कोई कोशिका है, ठीक है, मान लेते जिसका नाम ए है, पहले मान लेते 2A है, ठीक है, एक कोई कोशिका है जिसका नाम क्या है 2A है, या ए मान लो, नहीं तो आप ए, तो ये दो भागों में अगर टूटेगी ना तो ए नहीं बनाएगी, बल्कि A/2 और A/2 अपने से आधे गुण वाले को बनाएगी, ठीक है। फिर ये वाला A/2 अगर टूटेगा तो A/4 और A/4 करके बनाएगा, A/4 ऐसे बनाते हैं। तो इस वाले को कहते हैं समसूत्री विभाजन और इस वाले को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये समसूत्री है, समसूत्री विभाजन है, मतलब कि मिटोसिस है, और ये माइटोसिस है, ठीक है। इसमें क्या है, एक ही समान की कोशिकाएं बन रही कि नहीं, एकदम सेम, लेकिन इसमें क्या होगी, कोशिकाओं की क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। हम आगे थोड़ा क्लियर करके देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें दो नई कोशिकाएं बनती हैं जो मूल कोशिकाओं के समान होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक कोशिका अगर अपने ही समान दो कोशिकाओं को जन्म देती है, एक मातृ कोशिका अपने ही समान दो पुत्री कोशिका को जन्म देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। और जब एक मातृ कोशिका अपने ही समान दो पुत्रियों को न जन्म देकर के बल्कि अपने से आधे गुण वाले दो पुत्रियों को जन्म देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा। इसमें दो नई कोशिकाएं बनती हैं जो मूल कोशिका के समान होती हैं, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, ध्यान दीजिएगा। कार्य, विकास, मरम्मत और अलैंगिक प्रजनन सबसे इंपॉर्टेंट। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, अलैंगिक प्रजनन में होता है, ठीक है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, लैंगिक प्रजनन या फिर यौन प्रजनन, जिसको हम कहते हैं लैंगिक। ये अपने से आधे गुण को डालती है और ये अपने से पूरे गुण को डालती है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे फेज लिखा गया है, ठीक है। जो समसूत्री विभाजन होते हैं, यहाँ पे देखिएगा, समसूत्री अपने ही समान दो को पैदा कर रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसा था, ठीक है, स्टार्टिंग में एक वाला जैसा है वैसा ही लास्ट में भी जा करके 5वें नंबर पे क्या अपने ही समान जन्म कर रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे समसूत्री या मिटोसिस, क्या कहेंगे, मिटोसिस। और इसको हम कहेंगे अर्धसूत्री, क्या कहेंगे, अर्धसूत्री या माइटोसिस कहेंगे, ठीक है। ध्यान दो, क्वेश्चन पूछता है कि मिटोसिस कितने स्टेज में पूरे होते हैं, तो 5 स्टेज में। पहले स्टेज का नाम क्या होता है, इंटरफेज, दूसरा का प्रोफेज, तीसरा का मेटाफेज, चौथे का एनाफेज और 5वें का मेलोफेज। मेलोफेज में एक कोशिका दो बराबर कोशिकाओं में टूट के खत्म हो जाती है, ठीक है। देख रहे हैं किस तरीके से हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। फिगर से आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका, एक कोशिका यहाँ पे है जो कि इस तरीके से फैली हुई है। इंटरफेस इसमें भी था, इंटरफेस देखिए इसमें भी हो रहा है, ठीक है। 5 फेज में कंप्लीट होंगी, तो इंटरफेस था, इंटरफेस से यहाँ पे इस तरीके से बना, फिर इसके बाद यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस बन गया, डॉटर, फिर यहाँ से डॉटर न्यूक्लियस बन गया। तो इनके और इनके गुण क्या समान है, नहीं, ये मिक्स हो गए, रेड वाला ब्लू वाले से और ब्लू वाला रेड वाले से मिक्स हुआ है, तब जाकर के यहाँ पे बना है, ठीक है। तो 4 कंडीशन हो सकती है इनके बनने की, तो ये होता है मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे फिगर आपको दिख गया है, मायोसिस और मिटोसिस दोनों का मैंने दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा कि कंपैरिजन ऑफ मिटोसिस एंड मायोसिटोसिस, मतलब एक समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर क्या होता है, फिगर से आपको बेहतर समझ में आएगा। हाँ, कुछ स्पेशल टॉपिक भी होते हैं जो पढ़ने ही, इतना तो आपके सिलेबस का खत्म हुआ है, लेकिन कभी कभी टफ पेपर बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि गुणसूत्र वो होते हैं जो कि सेल को डिवीजन करने का काम करते हैं। जैसे संरचना, गुणसूत्र न्यूक्लियस में धागे जैसी संरचना होती है। किस तरीके की? धागे जैसी संरचना। अगर हम पीछे देखें ध्यान, हाँ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे धागे की तरह संरचना है यहाँ पे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले में आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। इसी को हम गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या है? दो है। यहाँ पे गुणसूत्र है, यहाँ पे गुणसूत्र है, यहाँ पे गुणसूत्र है, यहाँ पे गुणसूत्र है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी को धागे जैसी संरचना होती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या होता है? एक धागे जैसी संरचना होती है, धागे की जैसी संरचना होती है जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। हिस्टोन्स इसको कहते हैं। डीएनए और प्रोटीन मिलकर के क्या बनाता है? हिस्टोन्स। ये एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी क्लास 9 के लेवल पे तो नहीं बनेगा। हाँ, कॉम्पिटिटिव लेवल पे जैसे कि मैंने बताया, इस स्लाइड दोनों जगहों पे काम करने वाली है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो भी, और साथ ही साथ आपके जिस भी क्लास के सिलेबस में है। तो हिस्टोन्स भी इसमें पाए जाते हैं, धागे की तरह संरचना होता है। कोशिका विभाजन के दौरान ये संघनित हो जाते हैं। क्या होते हैं? संघनित, मतलब कि मिल जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, नॉर्मल नहीं। मतलब ये देखना है कि धागे की तरह होते हैं, डीएनए और प्रोटीन इसमें होता है, और ये कोशिका विभाजन के दौरान काम करते हैं।